हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, टूरिज्म, इंडियन रेलवेज, इन सभी चीजों से रिलेटेड गवर्नमेंट की एक बहुत नई स्कीम जिसका नाम है भारत गौरव स्कीम, हाल ही में इंडियन रेलवेज में बेसिकली लॉन्च किया है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, इस स्कीम का जिसका नाम है भारत गौरव स्कीम या भारत गौरव ट्रेन्स, जो बेसिकली लॉन्च की जाएंगी इंडियन रेलवेज में, और जिसका पर्पस है कि किस तरीके से जो टूरिज्म बिजनेस है या हॉस्पिटैलिटी बेसिकली बिजनेस है इंडिया में, उसको और कैसे बढ़ाया जाए। और इंडियन रेलवेज इसमें एक बहुत बड़ा चेंज ला रही है। वो सबसे बड़ा चेंज है कि जो ट्रेन्स होंगी ये ऑपरेट की जाएंगी प्राइवेट प्लेयर से, और जो थीम बेस्ड सर्किट्स हैं, जैसे रामायण सर्किट हो सकता है, बुद्धिस्ट सर्किट हो सकता है, महाभारत सर्किट हो सकता है, डेक्कन सर्किट हो सकता है, अलग अलग सर्किट्स जो इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली डेवलप करेगी, उन थीम बेस्ड सर्किट पे इन ट्रेन्स को बेसिकली चलाया जाएगा। इस पॉलिसी में जो इंडियन रेलवेज है वो राइट ऑफ यूज ऑफर करेगी जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ताकि इंडियन रेलवेज की चाहे रेक्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनको यूटिलाइज कर सके। और ये जो प्रोसीजर है राइट ऑफ यूज का, कि आप इन सबको यूज कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आप हमें एक फीस बेसिकली उसकी पे करें, इन सभी प्रोसीजर्स को इंडियन रेलवेज ने काफी सिंप्लीफाई कर दिया है, ताकि जो ऑपरेशंस पहले आईआरसीटीसी मतलब इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन बेसिकली करती थी, उन सबको अब प्राइवेट प्लेयर्स भी करना शुरू कर दें। और इंडियन रेलवेज की, टूरिज्म डिपार्टमेंट की, भारत सरकार की कोशिश यही है कि प्राइवेट प्लेयर्स की आने की वजह से हो सकता है ये पूरा सेक्टर रेवोल्यूशनाइज हो जाए, हो सकता है बेटर सर्विसेज मिल सके, कॉस्ट इफेक्टिव हो सके, ऐसे ऐसे एरियाज जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, उन एरियाज तक भी हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री इंडियन रेलवेज पहुंच पाए। कोई भी एंटिटी इन ट्रेन्स को रन कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी चाहें तो इनको रन कर सकती है। इसका मतलब जो पॉलिसी है, जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी तरफ बेसिकली टारगेटेड है। क्या है भारत गौरव पॉलिसी? जो भारत गौरव पॉलिसी है, इसके अंडर कोई भी ऑपरेटर या सर्विस प्रोवाइडर या एक्चुअली वर्चुअली कोई भी, इवन इंडिविजुअल्स भी, वो चाहें तो इंडियन रेलवे से ट्रेन्स को लीज पे ले सकते हैं, और उनको किन सर्किट्स पे? थीम बेस्ड सर्किट्स पे स्पेशल टूरिज्म पैकेज के तहत रन कर सकते हैं, ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं। जो टेन्योर होगा दोनों के बीच के अरेंजमेंट का, ये कम से कम मिनिमम 2 साल का होगा, 2 इयर्स का होगा, और मैक्सिमम जो कोडल लाइफ है कोच की, कि कोच कितने साल तक बेसिकली सर्वाइव करता है, जो इन जनरल रफली 35 इयर्स होती है, वहां इसको रखा जाएगा। जो ऑपरेटर होगा उसके पास पूरी फ्रीडम होगी कि आप किस रूट पे इन ट्रेन्स को चलाना चाहते हैं, कौन से हॉल्ट्स होंगे, किस टाइप की सर्विसेज आप देंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या टैरिफ होगा, किराया होगा, चार्जेस होंगे। ये जो टूरिज्म ऑपरेटर होगा, जो बेसिकली लीज पे लेगा इन कोचेस को या परचेज करेगा इंडियन रेलवे से, और जो ऑपरेशनलाइज करेगा इन थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स पे, उसके ऊपर होगा। आईआरसीटीसी अभी ये थीम बेस्ड जो टूरिस्ट ट्रेन्स हैं कुछ सर्किट्स पे चलाना शुरू कर चुका है, जैसे रामायण एक्सप्रेस, जो एक्चुअली जितने भी प्लेसेस हैं या कुछ प्लेसेस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो लॉर्ड राम की लाइफ से जुड़े हों, उन पे आईआरसीटीसी रामायण एक्सप्रेस को ऑपरेशनलाइज कर चुका है। जो पैकेजेस होंगे टूर्स के, उसमें जो पैसेंजर्स होंगे किसी जगह रुकना चाहें, स्टे करना चाहें, होटल्स होंगे, उसके अलावा साइट सीइंग एटसेट्रा होगा, इसको कौन ऑर्गेनाइज करेगा? इंडियन रेलवेज या टूर ऑपरेटर्स? टूर ऑपरेटर्स। इंडियन रेलवेज सिर्फ रेलवे कोचेस प्रोवाइड करेगी, उन कोचेस को मेंटेन करेगी, ट्रेन्स को मेंटेन करेगी, और उन ट्रेन्स को चलाने के लिए जो इंजन ड्राइवर होंगे या गार्ड्स होंगे सिर्फ वो प्रोवाइड करेगी। जो भारत गौरव ऑपरेटर है, इसी तरीके से उनको एक बिजनेस मॉडल प्रपोज करना होगा इंडियन रेलवेज को, जो कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन से लेके, साइट सीइंग से लेके, फूड से लेके, लोकल स्टेज से लेके एटसेट्रा, इन सभी चीजों के बारे में इंश्योर सर्विस देना शुरू करेंगे। कोई भी अप्रोच कर सकता है इंडियन रेलवेज को, और इंडियन रेलवेज में शुरुआत में रफली 3033 जो कन्वेंशनल इंटीग्रल कोच फैक्ट्री डिजाइन कोचेस हैं, उनको इस स्कीम भारत गौरव पॉलिसी, भारत गौरव स्कीम के लिए ईयरमार्क किया है। और जो ऑपरेटर्स हैं जिनको लगता है कि वो ऐसे टूरिस्ट सर्किट पे या थीम बेस्ड सर्किट्स पे ऑपरेट करना चाहें, कर सकते हैं, जिनको फीजिबल लगता है, वो अगर चाहें तो लीज लेने के बजाय डायरेक्टली इंडियन रेलवेज की जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको, कोचेस को हमेशा हमेशा के लिए परचेज भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस है, लीज भी ले सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। एक ट्रेन में रफली कितने कोचेस होंगे? एक ट्रेन में रफली 14 से 20 बेसिकली कोचेस होंगे, जिसमें 2 गार्ड कोचेस होंगे, एक एसएलआर होगा।
जो ऑपरेटर है उसको एंड टू एंड, मतलब शुरुआत से लेकर लास्ट तक, ऐसा नहीं हो कि जो भी कस्टमर हो उसको बीच में किसी भी चीज के लिए किसी और पर डिपेंडेंट होना पड़े। ऑपरेटर को सभी चीजों में कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस, जैसे होटल स्टे कहां होगा, लोकल अरेंजमेंट्स कहां होंगे, ट्रेन कहां कहां बेसिकली रुकेगी, कितने दिन के लिए रुकेगी, लोकल ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, ये सारी चीजें ऑपरेटर को इंश्योर करनी पड़ेगी। लेकिन एक कंडीशन है कि ऐसा ना हो कि इन ट्रेन को आप लीज पे ले लें गवर्नमेंट से और आप इनको जो रेगुलर तरीके से ट्रांसपोर्ट ट्रेन की तरह चलाना शुरू कर दें कि चंदौली से दिल्ली के लिए आइए और बस की तरह इनको चलाना शुरू कर दें। नहीं, सिर्फ थीम बेस्ड सर्किट्स पे टूरिज्म के लिए एंड टू एंड कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म बिजनेस प्लान के तहत ही इन ट्रेन को आप चला पाएंगे। अच्छा, रेलवे किस तरीके से प्रोसेस करेगी जो एप्लीकेशंस इनको मिलेंगी? एक स्पेशल यूनिट क्रिएट की गई है हर जोनल रेलवे ऑफिस में, ताकि इस तरह के एप्लीकेशंस को और जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं जो एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं इस स्कीम में, उनको हैंड होल्ड करवाए, उनको गाइड करे, उनको बेसिकली मोटिवेट करे, सपोर्ट करे और एंड टू एंड जितनी भी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है उनको सपोर्ट करते हुए ऑपरेटर्स को गाइड करें। ये जो यूनिट्स हैं जो कि हर जोनल रेलवे ऑफिस में क्रिएट की गई हैं, ये आइटिनरीज क्या होंगी, पब्लिक आउटरीच क्या होगी, साथ ही साथ अलग अलग टाइप के जो अप्रूवल चाहिए होंगे, उन सबको सिंगल विंडो के थ्रू ऑपरेटर्स को सपोर्ट करने में मदद करेगा, ताकि ऑपरेटर्स ऐसा ना हो कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भागते रहें। आप सिंगल विंडो पे जाइए, अपनी एप्लीकेशन सबमिट कीजिए और 10 दिन के अंदर वो एप्लीकेशन बेसिकली प्रोसेस हो जाएगी। अच्छा, जो ऑपरेटर्स हैं, जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा मिनिमम 2 साल के लिए और मैक्सिमम जो कोडल लाइफ है कोच की उसके लिए, इसके अंदर ऑपरेटर्स क्या क्या बेसिकली कर सकते हैं, क्या फ्रीडम्स हैं। जो भी ऑपरेटर्स हैं वो चाहें किस टाइप की फर्निशिंग होगी या किस टाइप का इंटीरियर होगा इन कोचेस का, किस टाइप का एक्सटीरियर होगा, ये सभी चीजें ऑपरेटर डिसाइड कर सकते हैं, सिर्फ एक कंडीशन के साथ कि आप ऐसा कोई चेंज नहीं करेंगे जिससे जो सेफ्टी नॉर्म्स है, सुरक्षा से किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज हो। किस टाइप का बर्थ कॉम्पोजिशन होगा, आप स्लीपर क्लास कितने रखेंगे, आप साइड रैक कितनी रखेंगे, आप किस कॉम्पोजिशन में आप आर्म चेयर कितनी रखेंगे, आप सीटिंग क्लास कितनी रखेंगे, ये सारी चॉइसेस ऑपरेटर खुद डिसाइड कर सकता है। सिर्फ सेफ्टी एंड ऑपरेशन के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट इस सर्किट का नाम तक रख सकते हैं, ट्रेन का एडवर्टाइज कर सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट स्पेस जो होगा ट्रेन के ऊपर, यह भी ऑपरेटर सेल कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सटीरियर ट्रेन के बाहर या इंटीरियर उसकी ब्रांडिंग को भी ऑपरेटर कर सकते हैं और ये कई सारी एजेंसीज, एंटिटीज जो कि बिजनेस डेवलपमेंट या लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड वर्क करती हैं, उनके साथ भी टाइप करते हैं। ये फूड और एंटरटेनमेंट किस टाइप का पैसेंजर्स को दिया जाएगा, क्या एक्सपीरियंस रहेगा, उसको भी टूर ऑपरेटर्स ही डिसाइड कर सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत। यह इंश्योर किया जाएगा कि कुछ चीजें जो रेलवे लॉज में अलाउड नहीं है उनको इन ट्रेन पे भी प्रोहिबिट या बंद रखा जाएगा। जैसे कि इंडियन रेलवेज अलाउ नहीं करता है कि इंडियन रेलवेज की ट्रेन पे किसी तरह का अल्कोहल या शराब बेसिकली सर्व की जाए। यह जो पॉलिसी है ये इन थीम बेस्ड टूरिस्ट ट्रेन पे भी एप्लीकेबल होंगी। जहां तक नॉन वेजिटेरियन फूड का सवाल है, क्योंकि इंडियन रेलवेज की ट्रेन पे इस पे कोई रोक नहीं है, तो ऐसा समझा जा रहा है कि ये जो थीम बेस्ड सर्किट ट्रेन होंगी इनमें भी शायद नॉनवेज फूड पे किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल स्पिरिट यही है कि ऐसी पॉलिसी लाएं जिससे हमारे ऑपरेटर्स हैं उनके पास कंप्लीट फ्रीडम हो, वो किस तरीके से अपने बिजनेस को डिजाइन करना चाहते हैं, ट्रेन को रन करना चाहते हैं, अलग अलग बिजनेस मॉडल्स करना चाहते हैं, अनएक्सप्लोर्ड एरियाज में भी हमारे टूरिज्म सेक्टर को, रेलवेज को बेसिकली पहुंचाना चाहते हैं। रेलवेज का सिर्फ इतना काम होगा कि वो सिर्फ फिजिकली रन चलाएगी ट्रेन्स को, उनके कोचेस को मेंटेन करेगी और जो ऑपरेटर इनको लीज पे लेगा खरीदेगा उनसे एक फीस चार्ज करती रहेगी। किस टाइप के कोचेस ये मार्क किए होंगे इस स्कीम के लिए? कन्वेंशनल एसी क्लासेस, चाहे फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, थर्ड हो। इसके अलावा जो नॉन एसी स्लीपर कोचेस हैं, इसके साथ एसी चेयर कार्स हैं, पेंट्री कार्स हैं, ये सभी इंक्लूड की गई हैं इस पॉलिसी में। जो ऑपरेटर है उसके पास पूरी फ्रीडम होगी कि आप अपने हिसाब से जैसी भी ट्रेन बनाना चाहें, किसी भी मिक्स मैच से, कि इतने मेरे एसी क्लासेस होंगे, इतने मेरे नॉन एसी होंगे, इतनी मेरी एसी चेयर कार्स होंगी, ये आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, जो भी आपका क्लाइंटेल हो उसके हिसाब से। जो कोचेस हैं ये 2 एज कैटेगरीज में कैटेगराइज किए गए हैं। ऐसे कोचेस पहली बार जिनकी एज 15 ईयर्स से ज्यादा हो लेकिन 20 ईयर्स से कम, और दूसरी कैटेगरी है जिनकी एज 20 ईयर्स से ज्यादा होगा लेकिन 25 ईयर्स से बेसिकली कम। जो चार्जेस होंगे इंडियन रेलवे चार्ज करेगी ऑपरेटर से, ये कोचेस की एज के हिसाब से चार्ज करेगी। और यूजुअली जो कोचेस होते हैं ये जब 35-35 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं इनको रिटायर कर दिया जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट
ये क्लियरली बेसिकली मेंशन करता है कि जो रे की कोडल लाइफ है, अगर हमको लगता है या टेक्निकल स्पेशलिस्ट को लगता है कि अभी भी उसमें लाइफ बची हुई है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया जा सकता है ऑपरेटर और इंडियन रेलवेज के म्यूचुअल दोनों की समझ से या म्यूचुअल कॉन्सेंट से। जो लिंक हॉफमैन बुश कोचेस हैं या वंदे भारत विस्टाडोम एडवांस कोचेस हैं, इनको भी धीरे धीरे फ्यूचर में अगर डिमांड इनकी आई तो इस स्कीम में बेसिकली इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन इनकी प्राइस हो सकता है थोड़ी सी डिफरेंट हो। फिर इंडियन रेलवेज का इसमें क्या रोल है? इंडियन रेलवेज का रोल है कि ये स्टाफ प्रोवाइड करेंगे ट्रेन को ड्राइव करने के लिए, गार्ड्स, मेंटेनेंस स्टाफ का, साथ ही साथ जो कोचेस हैं उनका मेंटेनेंस भी इंडियन रेलवेज ही देखेगी। लेकिन बाकी जो स्टाफ है, हाउसकीपिंग हो, केटरिंग हो, ये सारा जो ऑपरेटर इनको लीज पे लेगा वो बेसिकली डिसाइड करेगा। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेफ्टी एटसेट्रा से रिलेटेड, वो बेसिकली इंडियन रेलवेज खुद देखेगी। और एक बहुत बड़ा फीचर होगा इस पूरी स्कीम का कि इस पूरी स्कीम में जो भी ट्रेन इंक्लूडेड की जाएंगी उनको प्रायोरिटी बेसिकली दी जाएगी अपने रास्ते या पाथ्स में, जैसे राजधानी या प्रीमियम ट्रेन को दी जाती है, ताकि बेवजह इनको बीच में हॉल्ट ना करना पड़े, वेट ना करना पड़े, ताकि जो कस्टमर्स हैं या टूरिस्ट हैं उनको एक बेटर एक्सपीरियंस हम दे पाए। क्या इसकी कॉस्ट पड़ेगी ऑपरेटर्स को? जो अमाउंट है जो इंडियन रेलवेज बेसिकली से जनरेट कर पाएगी वो काफी सब्सटेंशियल माना जा रहा है, क्योंकि कई तरह के चार्जेस जैसे कि रेक के चार्जेस या सिक्योरिटी डिपॉजिट या राइट ऑफ यूज चार्जेस या हॉलेज चार्जेस, स्टेबलिंग चार्जेस, ये सारे चार्जेस पे करेगा ऑपरेटर रेलवेज को। और ये चार्जेस लिंक्ड होंगे कि किस किस रेलवे रिसोर्स लाइक फ्यूल है, मैन पावर है, डेप्रिसिएशन है, मेंटेनेंस है, लीज है, इनमें कितना कितना रेलवेज का बेसिकली खर्चा आएगा, प्लस रेलवेज का मार्जिन इसमें क्या रहेगा। इनके अलावा रेलवेज को एक वन टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस मिलेगी रफली 1 लाख पर एप्लीकेंट। और जो जोनल रेलवेज में ऑफिसेस क्रिएट किए गए हैं वो हर एप्लीकेशन को 10 डेज में प्रोसेस करके रिवर्ट करेंगे। जब आपको रेक अलॉट हो गई उसके बाद आपको पर रेक 1 करोड़ रुपीस का डिपॉजिट करना पड़ेगा इंडियन रेलवेज के साथ, चाहे किसी भी साइज का बेसिकली वो कोच हो। और वो जो राइट ऑफ यूजेस पीरियड है, जितने साल के लिए आपके साथ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है इंडियन रेलवेज, उस दौरान इंडियन रेलवेज के पास रहेगा। उसके अलावा एनुअल हर साल राइट ऑफ यूजेस चार्जेस इंडियन रेलवेज कैलकुलेट करेगी कि किस टाइप का कोच है, कितने टाइम के लिए आप ले रहे हैं, उसके हिसाब से हर साल आपको इंडियन रेलवेज को एक रनिंग कॉस्ट या एनुअल राइट ऑफ यूजेस चार्जेस भी देने होंगे। जो भारत गौरव स्कीम है इसमें फर्स्ट ईयर में जो राइट ऑफ यूजेस चार्जेस हैं वो आपको शुरुआत में अप फ्रंट में पे करने पड़ेंगे, और सेकेंड ईयर का जब फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला होगा उसके 15 दिन पहले रिन्यू करवा के सेकेंड ईयर का भी आप पे करते जाएंगे। अगर आपने 30 डेज में पे नहीं किया है तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है, बैंक रेट्स प्लस 3%, और इंडियन रेलवेज चाहे तो आपको नोटिस देके जो राइट ऑफ यूज है उसको टर्मिनेट भी कर सकती है। अभी ऐसा माना जा रहा है कि जो ईयरली कॉस्ट पड़ेगी राइट ऑफ यूजेस चार्जेस एसी कोचेस की वो रफली 3.5 to 1.4 लाख के आसपास पड़ेगी, डिपेंडिंग करता है कि किस टाइप का क्लास है और किस टाइप की उसकी एज है। जो पेंट्री कार है उसका राइट ऑफ यूज चार्ज रफली 2 लाख से लेकर 65,000 पर ईयर पड़ेगा, एज और टाइप पे उसका डिपेंड करेगा। नॉन एसी स्लीपर कोचेस हैं उनकी कॉस्ट पड़ेगी 1.8 लाख से रफली 96,000 की। ये जो चार्जेस हैं ये हर साल रिवाइज नहीं होंगे बल्कि 5 साल के लिए फिक्स हो गए, और 5 साल के बाद अगर इंडियन रेलवेज को लगता है तो इनको फिर से रिवाइज कर सकती है। कोचेस आप चाहें तो लीज पे लें, आप चाहें तो जो रेलवे फैक्ट्रीज हैं उनसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। अगर आप कोच लीज पे नहीं लेते हैं, डायरेक्ट परचेज करते हैं, तो ये राइट ऑफ यूजेज जो चार्जेस हैं ये ऐसे ऑपरेटर्स पे लागू नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, हमारे टूरिज्म को, हमारे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, साथ ही साथ हमारा जो थीम बेस्ड टूरिज्म हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे भी कुशीनगर में बुद्धिस्ट सर्किट, जैसे अयोध्या एटसेट्रा, बहुत सारे लॉर्ड राम से रिलेटेड जो प्लेसेस हैं उसमें रामायण सर्किट, इस तरीके से और बहुत सारे सर्किट धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाने की कोशिश कर रही है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर। किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं इंडस्ट्री को, एम्प्लॉयमेंट को, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और किस तरीके से हमारी इकोनॉमी इस पूरे मॉडल से और आगे बढ़ सकती है, आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।